प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। इससे पहले हम लोग बात किए थे रेट ऑफ रिएक्शन और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में। अब हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, मतलब है अभिक्रिया की आणविकता। ठीक है, तो अभिक्रिया की आणविकता होती क्या है, पहले हम डिफिनेशन लिख लें, उसके बाद समझते हैं कि अभिक्रिया की आणविकता क्या होती है, कैसे हम बता सकते हैं कि किसी अभिक्रिया की आणविकता कितनी होती है। ठीक है, तो मॉलिक्यूलरिटी इन केमिस्ट्री is the number of molecules अथवा एटम is the number of molecules अथवा एटम that together to react in the is an elementary केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो ये डिफिनेशन है, इस डिफिनेशन का मतलब है रिएक्ट इन, यहाँ पे यूज कर लें। ठीक है, तो इस डिफिनेशन का मतलब ये है कि जो मॉलिक्यूलरिटी होती है वो किस बात पे निर्भर करती है, एलिमेंट्री केमिकल रिएक्शन, मतलब जब रासायनिक अभिक्रिया शुरू होती है, ठीक है, उसके प्रारंभिक पद में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या पर अभिक्रिया की आणविकता निर्भर करती है। ठीक है, एनसीईआरटी ने एक बात बोला है कि एलिमेंट्री केमिकल रिएक्शन की बात। ठीक है, मतलब क्या है कि रासायनिक अभिक्रिया के प्रारंभिक पद में भाग लेने वाले अभिकारी अणुओं की संख्या को हम बोलते हैं रिएक्शन, मतलब मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो कैसे देखेंगे एलिमेंट्री रिएक्शन के बारे में, आगे हम लोग सीखेंगे कि एलिमेंट्री रिएक्शन है क्या, कैसे बताएंगे किसी रासायनिक अभिक्रिया की आणविकता कितनी होती है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि एलिमेंट्री अगर रिएक्शन है तब, ठीक है, एलिमेंट्री जिसको बोलते हैं सिंगल स्टेप रिएक्शन। ठीक है, सिंगल स्टेप रिएक्शन, सिंगल स्टेप रिएक्शन का मतलब है, एलिमेंट्री का मतलब होता है जो रिएक्शन एक ही स्टेप में समाप्त हो जाए उनको हम बोलते हैं सिंगल स्टेप रिएक्शन। और एलिमेंट्री में जितने भी अणु यूज होंगे या मॉलिक्यूल्स यूज होंगे वही आप क्या कराएंगे, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन कराएंगे। ठीक है, तो कैसे हमको पता चलेगा कि कौन सा रिएक्शन एलिमेंट्री है। ठीक है, तो इसके लिए रिएक्शन में लिखा रहेगा कि रिएक्शन क्या आपका है, एलिमेंट्री रिएक्शन, जैसे A+B से बन रहा C। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रैकेट्स में रहेगा कि ये रिएक्शन क्या है, एलिमेंट्री रिएक्शन है। ठीक है, इससे हम लोगों को पता चल जाएगा ये रिएक्शन क्या है, एलिमेंट्री। तो अगर कोई रिएक्शन एलिमेंट्री है तो रेट जो होती है इक्वल टू K, जितना कोएफिशिएंट होगा आगे वही उसका क्या हो जाएगा, पावर हो जाएगा। एलिमेंट्री रिएक्शन में केवल ऐसा हो सकता है जब आपको यहाँ पे लिखा रहे रिएक्शन एलिमेंट्री है, तब आप क्या बोलोगे, रेट इक्वल टू के कंसंट्रेशन ए की पावर 1 कंसंट्रेशन बी की पावर 1। जितना ही कोएफिशिएंट यहाँ पे यूज होगा उतना यहाँ पे लिखा जाएगा।
हम लोग एक लॉ ऑफ मास एक्शन 11 पढ़े थे, द्रव्य अनुपातिक क्रिया नियम, उसमें देखे थे एक चीज ना कि रेट प्रोपोर्शनल a की पावर 1 b की पावर, जितना यहाँ पे है उतना यहाँ पे पावर हो गया। तो गुल्डबर्ग और बागे नामक दो वैज्ञानिक थे, उन्होंने जो रिएक्शन लिखा था, जैसे लिखा था a की पावर a प्लस b की पावर यहाँ पे, ठीक है, ऐसे कोई रिएक्शन था, अगर इसका रेट लिखना था तो हम लोग 11 में ऐसे लिखते थे k a की पावर a b की पावर। तो ये जो गुल्डबर्ग और बागे का जो नियम था वो केवल एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए काम करता है, a की पावर a b की पावर, बात समझे। तो इसके बाद ये नियम फेल हुआ, लेकिन यहाँ तक ये नियम क्या करता है, एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए काम करता है। तो कभी भी अगर एलिमेंट्री रिएक्शन हो तो हम उसके लिए रेट लिखेंगे, और जितना कोफिशिएंट आगे होगा वही उसका क्या हो जाएगा, पावर हो जाएगा। अगर कोई कहे कि मॉलिक्यूलरिटी बताइए इस रिएक्शन की, इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी होगी 2, ठीक है। आप अभिकारी अणुओं की संख्या को जोड़ लीजिए, 1 और 1 कितना हो गया 2, तो मॉलिक्यूलरिटी कितनी होगी 2 होगी। अगर इस रिएक्शन का कोई ऑर्डर पूछे, इस रिएक्शन का हम ऑर्डर भी बता सकते हैं। ऑर्डर आप कैसे बताते हो, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है कंसंट्रेशन की पावर को जोड़ ले, तो यहाँ पे 1 और 1 कितना हो गया 2, तो ऑर्डर इस रिएक्शन का कितना है 2। तो एक बात यहाँ से समझ में आई हमको कि अगर रिएक्शन एलिमेंट्री होता है, रिएक्शन अगर एलिमेंट्री होता है तो मॉलिक्यूलरिटी उसके आगे कोफिशिएंट का योग होता है, और ऑर्डर जो है वो जितना पावर यहाँ पे होगा उसी को ऐड कर लेंगे तो ऑर्डर निकल के आएगा। तो एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए अगर हमको ऑर्डर बताना है तो उसकी पावर को क्या कर लें, ऐड कर लें, वही आपका क्या हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए कोई समस्या होती नहीं है ऑर्डर बताने में। एक और एग्जांपल देखेंगे एलिमेंट्री का, और कैसे पता चलेगा एलिमेंट्री है, तो रिएक्शन के सामने लिखा रहेगा कि ये रिएक्शन आपका एलिमेंट्री है, ठीक है। एक और एग्जांपल की बात करें हम लोग, 2HI से बन रहा है H2 प्लस I2, 2HI से बन रहा है, आप रिवर्सिबल करें हम प्रोसेस को, चलो ठीक है। 2HI से बन रहा है H2 प्लस I2। अगर इस रिएक्शन की हम लोग बात करें तो कैसा होगा, अगर कुछ नहीं लिखा है तो हम बता नहीं पाएंगे, ठीक है, कि रिएक्शन की कोट या ऑर्डर कितना हो, मॉलिक्यूलरिटी कितना। लेकिन अगर लिखा है एलिमेंट्री रिएक्शन है तो इसका रेट लिखने के लिए हम क्या करेंगे, रेट इक्वल टू के HI की पावर कितना हो जाएगा 2, जितना है HI की पावर, बात समझे। तो मॉलिक्यूलरिटी क्या हो जाएगी इसकी, मॉलिक्यूलरिटी इसकी हो जाएगी 2, और जो ऑर्डर है वो भी कितना हो जाएगा इसका 2 हो जाएगा, बात समझे। जितनी पावर है तो इसका क्या है ऑर्डर। यहां तक आपको बात क्लियर भी होगी। लेकिन अगर रिएक्शन एलिमेंट्री ना हो तब क्या होगा, उसके लिए देखिए हम लोग कि अगर रिएक्शन एलिमेंट्री ना हो तब हम लोग क्या करेंगे, ठीक है। तो एक सेकेंड रिएक्शन होता है जिसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, ठीक है। तो रिएक्शन 2 टाइप का है, एक एलिमेंट्री रिएक्शन है, दूसरा है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं मल्टी स्टेप रिएक्शन भी बोलते हैं। मतलब ऐसे रिएक्शन जो एक से ज्यादा पदों में होते हैं उनको हम बोलते हैं कौन से रिएक्शन, मल्टी स्टेप या कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बोलते हैं। तो एनसीईआरटी कहती है कि अगर कोई भी रिएक्शन मल्टी स्टेप या कॉम्प्लेक्स है उसकी मॉलिक्यूलरिटी फाइंड नहीं की जा सकती। बात सबको समझ आ रही है कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स या मल्टी स्टेप रिएक्शन है उसकी मॉलिक्यूलरिटी बताई नहीं जा सकती, केवल हम एलिमेंट्री रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी को बता सकते हैं। तो बात सबको समझ आ गई। जैसे एक रिएक्शन है NO2 प्लस CO, ठीक है, NO2 प्लस CO
बना यहाँ पे NO प्लस CO2 और लिखा गया है ये रिएक्शन क्या है, कॉम्प्लेक्स है। मतलब जो आपको दिख रहा है कि एक ही स्टेप में हो रहा है, एक स्टेप में नहीं हो रहा, ठीक है। पहले NO ने CO से क्रिया किया होगा या NO से, ठीक है, NO NO2 NO बनाया होगा, फिर जो ऑक्सीजन निकला उस CO से क्रिया करके CO2 बना लिया। तो मल्टी स्टेप है लेकिन हमको दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है। जैसे एक रिएक्शन लिखे SO2 प्लस O2 और बन गया यहाँ पे SO3, ठीक है। आपको देखने में लगेगा कि सिंगल स्टेप रिएक्शन है, बट ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है नहीं। पहले NO ने O2 से क्रिया करा, NO2 बनाया और फिर NO2 ने SO2 से क्रिया किया और क्या बना लिया, SO3। तो हम इसके लिए ऐसे रिएक्शन के लिए मॉलिक्यूलरिटी को फाइंड नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि हमको पता नहीं है कि प्रारंभिक पद में कितने अभिकारक अनुभाग लिए होंगे, ठीक है। क्योंकि आपको लग रहा है यहाँ पे 2 है, उसका 3 दिखाई दे, यहाँ पे 2 दिखाई दे, ये संभव नहीं है हम लोग बता पाए कि सिंगल स्टेप में या एलिमेंट्री में कितने एटम्स क्या किए थे, भाग लिए थे। तो इसीलिए जब कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कोई भी दिखा जाए तो हम इसकी मॉलिक्यूलरिटी बता नहीं सकते। एक्सपेरिमेंट में देखा गया तो रेट इज इक्वल टू के NO2 की पावर, रेट इज इक्वल टू के NO2 की पावर कितना आया, 2 आया। कैसे आया, तो एक्सपेरिमेंट से आए, ठीक है। एक्सपेरिमेंट से देखा गया कि रेट इज इक्वल टू के NO2 की पावर 2, इस पे निर्भर नहीं कर रहा रेट। तो अगर अगर एलिमेंट्री होता तो क्या लिखते, रेट इज इक्वल टू के NO2 की पावर 1 CO की पावर 1। बट अगर रिएक्शन कॉम्प्लेक्स है तो हम नहीं लिख पाएंगे, वो डिसीजन किसका रहेगा, एक्सपेरिमेंट्स देख के बताएंगे कि रेट किस पे निर्भर कर रही है, ठीक है। तो रेट केवल NO2 पर निर्भर कर रही है, इसलिए इसका ऑर्डर तो आप बता सकते हो। अगर एक्सपेरिमेंट से लिखा गया है ऑर्डर इसका 2 होगा, पर मॉलिक्यूलरिटी इसका फाइंड नहीं कर सकते, ठीक है। तो मॉलिक्यूलरिटी फाइंड नहीं हो सकती, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी बताई नहीं जा सकती, ठीक है। आगे हम लोग बात करें इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। हम लोग बात किए जब तक कंसंट्रेशन में अगर चेंज करें तो रेट किस प्रकार से चेंज होता है, ठीक है। हम लोग तो यही पढ़ रहे थे कि अगर कंसंट्रेशन में चेंज करें तो रेट किस प्रकार से चेंज होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। मतलब रिएक्शन में टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है। इससे पहले भी हम लोग थोड़ी सी बात किए थे कि अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करें तो अक्सर जो रिएक्शन है उसकी स्पीड क्या होती है, बढ़ जाती है, ठीक है। आप बोल सकते हो कि मोस्ट ऑफ टाइम अगर हम क्या करें कि टेम्परेचर को इंक्रीज करें तो जो है आपका रेट कांस्टेंट वो भी क्या रहता है, इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। मान लें n है, तो अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करें तो जो रेट कांस्टेंट है ये क्या करता है, इंक्रीज करता है, ठीक है। तो इस बात को हमेशा याद रखना कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो रेट कांस्टेंट भी क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। मतलब बढ़ने की जो दर है रिएक्शन में वो बढ़ जाएगी। तो बात सबको समझ आई। अगर टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं तो रेट कांस्टेंट क्या होता है, बढ़ जाता है, के की वैल्यू बढ़ जाएगी। अब तक जो भी रिएक्शन आप पढ़े वो एक फिक्स टेम्परेचर पे था, ठीक है, इसलिए के की वैल्यू चेंज नहीं हुई थी। लेकिन अब जो आगे हम लोग पढ़ेंगे इसको हम बोलते हैं आर्हेनियस इक्वेशन। वहां पे हम देखेंगे कि अलग अलग टेम्परेचर पर रेट कांस्टेंट की किस प्रकार से चेंज हो रहा है, बात समझे। इसी में एक बात और पढ़नी है, टेम्परेचर कोएफिशिएंट क्या है, ठीक है।
टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो ये चीज देखा गया एक्सपेरिमेंट से कि अगर हम टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा देते हैं, ठीक है, अगर हम किसी अभिक्रिया का टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस क्या कहते हैं बढ़ा देते हैं, तो अभिक्रिया का वेग 2 गुना से 3 गुना हो जाएगा, ठीक है। अभिक्रिया का वेग 2 गुना से 3 गुना हो जाएगा। जैसे अगर कोई कहे कि एक रिएक्शन है जिसका टेम्परेचर कोफिशिएंट 2 है, 10 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने पर, 10 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने पर रेट कांस्टेंट में कितना चेंज होगा, रेट कांस्टेंट में कितना चेंज होगा। तो आप बता सकते हो कि अगर 10 डिग्री सेल्सियस पे 2 है तो 20 पे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, उसके बाद 30 पे, तो ये 2 से आप मल्टीप्लाई करके चले जाओगे, अपने आप 80 डिग्री सेल्सियस पे कितना रेट कांस्टेंट होगा आपको समझ में आ जाएगा। बात सबको समझ आ रही है? तो आगे हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे कि आरएनएस इक्वेशन क्या होता है, इसके अलावा एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, इन सब के बारे में लोग बात करेंगे, ठीक है। आरएनएस इक्वेशन है, उसका विभिन्न टेम्परेचरों पे, तापमान पे, ठीक है, इक्वेशन भी आएगा। तो आगे हम सब लोग देखेंगे इसको, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। धन्यवाद।